और दोस्तों इस वीडियो में 70वें बीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को अपलोड कर दिए हैं, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसमें आपको बता दें, जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। अगर इसे आप ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के कृषक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और इसमें ढूंढना कि कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा कथन आपके गलत है। कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, तो बिल्कुल ठीक है। सिंधुवासी केले, खरबूजे एवं मटर के अलावा गेहूं एवं जौ का उत्पादन करते थे, यही पॉइंट आपका ठीक है। सिंधुवासियों को कपास की खेती की जानकारी नहीं थी, ये आपके पॉइंट गलत है। उन्हें कपास की खेती की जानकारी था, तो इसका मतलब गलत कौन हो जाएगा? सी। ठीक है, 3 गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि हेनयान बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आपको याद होगा कि हेनयान और महायान में विभाजन कब होता है? तो चौथी बौद्ध संगति में होता है। जो चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर होता है? तो कुंडलबन जम्मू कश्मीर में होता है और शासक कनिष्क होते हैं। तो पढ़ लीजिए, हेन बौद्ध धर्म के संदर्भ में यह केवल स्वयं के निर्माण की प्राप्ति की शिक्षा देता था, तो बिल्कुल ठीक है। जबकि इसके उलट महायान जो है सभी की निर्माण की प्राप्ति की शिक्षा देता था। उसके बाद है कि उनका आध्यात्मिक आदर्श अरहंत है, जो एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सभी लालसाएं विलुप्त हो गई हो, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। और इसमें पूछा है कि सत्य कौन है, तो दोनों कथन आपके सत्य है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ मुक्त आत्मा है, तो बिल्कुल ठीक है। जैन धर्म किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। जैन धर्म किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, तो करते हैं, ये गलत हो जाएगा। जैन धर्म यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें 2 गलत है, 1 और 3 आपके क्या है? सत्य है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में आर्य भाषियों की संस्कृति का विकास हुआ, वहाँ एक विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता था। इसे क्या कहा जाता था? तो इसे चित्रित धूसर मृदभांड बोला जाता था। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, तो कर लीजिए। पद और कार। जो कुलफ है, इसका क्या काम था? तो ये परिवार का प्रधान था। ग्रामणी गांव का प्रधान था। वाजपति चरागाह का प्रधान था। बीजपति गांवों के समूह का प्रधान था। ठीक है, इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपदकालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। व्यापारियों को सामान खरीदने एवं बेचने पर कर देना पड़ता था, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था, ये आपके गलत है। वस्तु या सिक्का के रूप में कर दिया जाता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं को कर के रूप में राजा को देना पड़ता था, ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें देखिए 1 और 3 आपके सही है और सही पूछा गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोला है कि केवल वस्तु के रूप में, ये आपके गलत है। तो जहाँ पर भी केवल लिखा आ जाएगा, आपका कान पूरी तरीके से खड़ा हो जाना चाहिए। आप अलर्ट हो जाइए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है, अगर केवल लिखा रहेगा तो 90% चांस है कि क्या होगा, गलत होगा, 10% चांस है कि आपके सही होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए, प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है, तो बिल्कुल ठीक है, ये अशोक काव्य के जो है शिलालेख है। चौथे शिलालेख भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा करता है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। छठा शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है, ये आपके गलत है। नौवां शिलालेख शिष्टाचार का उल्लेख है, शिष्टाचार का उल्लेख है, तो ये आपके सही है। छठा शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख नहीं करता है, तो आपके गलत हो जाएगा और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो छठा शिलालेख है इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो है अशोक के 7वें एवं 8वें अभिलेख में किया गया है। ठीक है, शिलालेख में किया गया है। ठीक है, 7वें एवं 8वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कलिंग नरेश पर विजय हासिल की, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। सातवाहनों के समय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक को राजुक कहा जाता था, तो ये आपकी गलत है। ठीक है। सातवाहन शासकों का प्रशासन केंद्रीकृत नहीं था, तो केंद्रीकृत था, ये भी आपकी गलत है। सातवाहनों की लिपि ब्राह्मणी थी, ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें देखिए सही कौन है, 1 और 4 आपका सही है। तो आपसे पूछा है सत, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सातवाहनों के समय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक को राजुक नहीं तो क्या बोला जाता था, तो आपको याद रखना है गौलमिक बोला जाता था, लिख लीजिएगा, गौलमिक बोला जाता था। ठीक है। अगला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर कब्जा कर लिया था, तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है, इसमें से कौन जो है हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीनों आपके माना जाता है, जबकि कथा सरित सागर ये नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो कथा सरित सागर है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है इसकी रचना जो है गुणाढ्य के द्वारा किया गया है। एक सेकेंड, गुणाढ्य के द्वारा किया गया है, गुणाढ्य के द्वारा किया गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि महमूद गजनवी के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। बगदाद के खलीफा अल कादी बिल्लाह महमूद गजनवी के समकालीन थे, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को यामिन उद दौला की उपाधि दी गई, तो ये आपके गलत है। उपाधि क्या दिया गया था, तो उपाधि दिया गया था यामिन उल मिल्लाह, मिल लगल्ला और हा मिल्ला की उपाधि दिया गया था। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार फिरदौसी ने, जिन्होंने तारीख ए यामनी नामक पुस्तक की रचना की, तो ये आपके गलत है। देखिए, जो तारीख ए यामनी नामक पुस्तक है इसकी रचना उतवी के द्वारा किया गया था, ना कि फिरदौसी के द्वारा किया गया था। तो इसमें 2 और 3 आपके गलत है। अगला पॉइंट देखिए, अगला है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण को
इतिहासकारों ने मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण विजय बताया, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो पूछा गया है कि उपरोक्त में से कितने कथन, ध्यान रखिएगा, कितने कथन आपके गलत है, तो इसमें 2 और 3, तो इसमें 2 कथन आपके सही है और 2 कथन आपके गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कौन था? भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय था। निम्न में से किस शासक का संबंध शमसी राजवंश से है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें से किसका संबंध जो है शमसी राजवंश से है? तो आपको याद रखना है मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसका संबंध जो है शमसी राजवंश से है। जबकि आपको याद रखना है आराम शाह, ठीक है, आराम शाह। और आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध किस वंश से है? तो कुतुबी वंश से। किससे है? कुतुबी वंश से है। अगला पॉइंट है कि जो शमसी वंश है, जो शमसी वंश है, इससे किसका किसका संबंध है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इल्तुतमिश का, रजिया सुल्तान का, नसरुद्दीन का, अलाउद्दीन महमूद शाह का, मुइजुद्दीन बहराम शाह का। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि बलबनी राजवंश, बलबनी राजवंश से किसका संबंध है? तो नोट कर लीजिएगा। गयासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन कैकुबाद, शमसुद्दीन कैकुमर्स। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बलबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर आसीन हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय बलबन अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त हुआ, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के समय बलबन अमीर ए हाजिब पद पर नियुक्त हुआ, ये भी ठीक है। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहते थे, तो चारों के चारों पॉइंट आपके क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे सत्य पूछा है कि कितने कथन आपका सत्य है, तो सभी 4 के 4 कथन क्या है? सत्य है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए। दीवान ए रियासत ये बाजार नियंत्रक था, सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक था, बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक था। तो सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, इसमें कोई भी आपके गलत नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। राज और संस्थापक, जो आपके बीजापुर राज है, इसके संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है इसके संस्थापक हैं यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह हैं। जबकि अहमदनगर, जो अहमदनगर है, इसके संस्थापक कौन है? तो मलिक अहमद हैं। बरार, इसके संस्थापक हैं इमाद शाह हैं। गोलकुंडा, इसके हैं कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि जो बीजापुर है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो कब बताइएगा? 1489 बताइएगा। उसके बाद है अहमदनगर, इसकी 1490 में। बरार, जो बरार है इसकी भी 1490 में। गोलकुंडा, गोलकुंडा का 1512 में। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। उज़्बेकों के खिलाफ सफ़ाविदों और मुगलों ने गठबंधन कर लिया था, तो बिल्कुल ठीक है। ईरान के साथ मुगलों ने संधि संबंध कायम किए, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। मुगलों ने उस्मानियों और उज़्बेकों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया, तो ये आपके पॉइंट गलत है। ये पॉइंट क्या है? गलत है। तो आपसे पूछा भी क्या है कि गलत कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3, तो बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मुगलकालीन जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। बहुत से जमींदार को भूराजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था, तो बिल्कुल ठीक है। इनके अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी, ये भी पॉइंट ठीक है। इनके स्थानीय नाम देशमुख, पाटिल आदि होते थे, ये भी ठीक है। किसानों से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता था, ये पॉइंट आपका ठीक है। तो ये चारों के चारों पॉइंट आपके ठीक है मुगलकालीन जमींदार से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और इसमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन कौन से सुमेलित है, इसमें से कौन से आपके सुमेलित है। तो देख लीजिए, मध्यकालीन वर्ग और संबंधित तथ्य। व्यापारिक समुदाय का नेतृत्व नगर सेठ अगुवा करने वाला होता था, ठीक है। सड़कों पर वसूला गया शुल्क ये आपके राहदारी था। जहाज बनाने का स्थान गोदी था। तो ये तीनों पॉइंट आपके ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और बताना कि इसमें से कौन सा कथन आपके सही है। तो देख लीजिए, इसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन, शाहजहां, तो बिल्कुल ठीक है। इसने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ये भी ठीक है। ध्यान रखना, जामा मस्जिद, लाल किला, इन दोनों का निर्माण कौन करता है, तो शाहजहां करवाता है। शाहजहां ने सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण प्रदान किया, ये आपके गलत है, ये आपके गलत है। सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण जो है शाहजहां नहीं, अकबर प्रदान करता है, अकबर प्रदान करता है। तो इसमें जो है ना 1 और 2 आपके सही हो जाएगा, 1 और 2, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 आपके गलत है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित जनजातीय आंदोलनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। कोल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, वर्ली या वारली विद्रोह, संथाल विद्रोह। उपरोक्त में से कौन सा विद्रोह या विद्रोह 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था। तो इसमें ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, जो कोल विद्रोह है, कोल विद्रोह कब होता है, तो 1800 लिख देते हैं, कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में होता है कोल विद्रोह। उसके बाद आपको याद रखना है कि संथाल विद्रोह, जो संथाल विद्रोह है ये कब होता है, तो आप सभी को पता है कि 1855 में होता है, 1855 में होता है। उसके बाद है बस्तर विद्रोह। कौन है, बस्तर विद्रोह। जो बस्तर विद्रोह ये कब होता है, तो आपको याद रखना है कि 1910 में होता है ना। उसके बाद है वारली विद्रोह, ये होता है 1945 में। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह जो है 1857 के विद्रोह के पहले हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रवाद के उदारवादी चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और इसमें बताना है कि कौन सा कथन आपके सही है। प्रेस की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए भारतीय शासकीय गोपनीयता अधिनियम पारित किया गया है। देखिए यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता को नहीं, प्रेस को दबाने के लिए जो है भारतीय शासकीय गोपनीयता अधिनियम लाया गया था। तो एक वाला क्या हो जाएगा, आपके गलत हो जाएगा। उच्च शिक्षा के विकास को रोकने के लिए वर्ष 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, तो बिल्कुल ठीक है। और किसके द्वारा पारित किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो इसमें 1 आपके गलत है, 2 आपके सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। उन्हें कलकत्ता में
सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया। तो पहला ही पॉइंट देखिए गलत है। जो विलियम जोन्स हैं इन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, ना कि भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था। तो पहला पॉइंट हो गया गलत। अगला देखिए, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानियल हालहेड प्राचीन भारतीय विरासत की खोज में उनके साथी थे। तो पॉइंट आपका ठीक है। उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, ये भी ठीक है। उनके द्वारा एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गई, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें गलत कौन है? केवल ए आपके गलत हो जाएगा। कि विभाजन विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक महान क्रांतिकारी छलांग को चिन्हित किया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरोध के लिए कुछ कदम उठाए। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। क्रांतिकारियों ने आयरिश और रूसी क्रांतिकारियों के तरीक़ों का अनुसरण किया, अपनाया, तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने विदेशी भूमि पर गतिविधि केंद्र स्थापित किया, ये भी ठीक है। उन्होंने प्रभावशाली औपनिवेशिक व्यक्तियों की हत्या के प्रयास किए, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें तीनों पॉइंट आपके ठीक है। और आपसे पूछा गया कि सही आंसर क्या होगा, तो सारे के सारे आपके सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो कर लीजिए। नरमपंथी और संबंधित संगठन, तो देख लीजिए। जो आनंद मोहन बोस हैं इनका संबंध इंडियन एसोसिएशन संगठन से है, तो बिल्कुल ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन एसोसिएशन संगठन है इससे संबंध आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों का था। अगला है कि जस्टिस एम.जी. रनाडे, इनका संबंध पूना सार्वजनिक सभा से, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। जी सुब्रमण्यम अय्यर, मद्रास महाजन सभा से इनका संबंध है। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से इनका संबंध है। तो सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, सम्मिलित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे कि इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1876 में। उसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1867 में। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में। किसके द्वारा, तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग के द्वारा किया गया था। ध्यान से याद रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला है कि आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। वह सभी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे, तो ऐसा बात नहीं, ये आपके गलत है। उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया, तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन किया, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें देखिए केवल गलत एक ऑप्शन है, जबकि 2 और 3 क्या है, आपके सही है। और आपसे पूछा गया है सही ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय कारखाना अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या पर ध्यान देता था, तो बिल्कुल आपके ठीक है। 7 से 12 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे उन पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। और इसमें बोला गया था कि जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे हैं वो केवल कितने घंटे काम करेंगे, तो केवल आपके 7 घंटे काम करेंगे, ठीक है। 7 घंटे आपके काम करेंगे, जबकि जो महिला थी उनके लिए 11 घंटा तय किया गया था। अगला पॉइंट है कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में पुरुष और महिला दोनों के लिए
कार्य करने के अधिकतम घंटे निर्धारित किया गया था। तो इसमें ध्यान रखना है, महिला के लिए तो कर दिया गया था जबकि पुरुष के लिए नहीं किया गया था। तो दो वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह नियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी के बागानों पर लागू नहीं होता था। तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 और 3 सही है और 2 वाला क्या हो जाएगा, आपके गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो फिर से हम बोलते हैं कि इस बार का जो सेट बनाया गया है एवटेरिया के द्वारा बहुत ही अच्छा बनाया गया है। जितना हम उसका तारीफ़ करें वो कम है। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसे देखा कीजिए। अगला पॉइंट है कि अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। तो सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो जो आपके अखिल भारतीय किसान सभा का विजयवाड़ा में बैठक हुआ 1944 में, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि अखिल भारतीय किसान सभा इसकी स्थापना कब हुआ, तो क्या बताइएगा, 1936 बताइएगा। किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए और इसमें देखना है कि कौन सा कथन आपके सही है। आप लोग देखिए, इसे ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि कौन सा कथन सही है गलत है, क्योंकि कितने बच्चे हमेशा से सही मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा रहेगा कौन सा कथन आपके गलत है। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिए आप लोग। हो विद्रोह का आयोजन से भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ किया गया। तो बिल्कुल ठीक पॉइंट है। जो हो विद्रोह है ये कब हुआ था, तो 1820 से 37 के बीच में। हो विद्रोह के दौरान कृषि राजस्व नीति एक प्रमुख मुद्दा था। तो बिल्कुल ठीक है। मुंडा विद्रोह को साहूकारों और वन ठेकेदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध संचालित किया गया था। ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें देखिए सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये मुंडा विद्रोह है ये कब हुआ था, तो 1899 से 1900 के बीच हुआ था। वीवीआई पॉइंट इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें से कौन सा कथन आपके सही है। तो देख लीजिए, शिक्षा पर आर्थिक सार्जेंट योजना की सिफारिश में केवल उच्च शिक्षा को शामिल किया गया था। फिर से आ गया केवल, तो ध्यान रखिएगा इसमें केवल जो है उच्च शिक्षा को शामिल किया गया नहीं था, इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा को भी शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद है कि बुनियादी शिक्षा से संबंधित वारधा योजना अबुल कलाम आज़ाद की सिफारिश पर आधारित थी। ये आपके ये भी गलत है। अबुल कलाम आज़ाद की सिफारिश पर नहीं था, तो किसके सिफारिश पर था, जाकिर हुसैन समिति के सिफारिश पर था। जाकिर हुसैन समिति की सिफारिश पर, हुसैन लिख देते हैं, जाकिर हुसैन समिति की सिफारिश पर आपके लाया गया था। तो इसमें देखिए दोनों के दोनों आपके गलत है और पूछा गया था इसमें सही कौन है, तो कोई भी सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए और इसमें बोला गया है कि कौन सा कथन आपके सत्य है। तो विचार कीजिए। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था। तो बिल्कुल ठीक है। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी। ये भी ठीक है। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। ये पॉइंट आपका ठीक है। उसके बाद है कि इस अधिनियम द्वारा शासकीय कार्यों को 3 सूची में विभक्त किया गया। ये भी पॉइंट आपका ठीक है। उसके बाद आगे पढ़िए इसमें, जिसमें संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी। ये पॉइंट आपका गलत है। देखिए 3 सूची में तो बांटा गया था, जबकि जो संघ सूची था इसमें केवल 36 विषय को शामिल किया गया था, ना कि 58। देखिए
आपको जो है लास्ट पैराग्राफ में आके बताया है कि हम गलत हैं, है ना। बहुत ही डीप से पूछा गया है। तो 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और 1 2 3 आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपसे सत्य पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि निम्न में से कौन से सदस्यों ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था, अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था। तो देख लीजिए कौन आपके किया था। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनके द्वारा नहीं किया गया था। फ्रैंक एंथनी और डॉक्टर एचपी मोदी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपके बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जबकि आपको ध्यान रखना है कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी जो अय्यर हैं, ये क्या थे, एक कानूनी विद्वान थे। जबकि जयपाल सिंह हैं, इनके बारे में याद रखना है कि आदिवासी समुदाय से इनका संबंध है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। प्रधानमंत्री संविधान और कानून के संरक्षण, रक्षा एवं बचाव की शपथ लेते हैं, तो ये आपके गलत है। राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं, तो ये भी गलत है। दोनों उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पर समझिएगा, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, वो अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और साथ ही संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा की शपथ लेते हैं। जबकि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वो आपके संविधान और कानून के संरक्षण, रक्षा एवं बचाव की शपथ लेते हैं। तो दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी आपके सही नहीं होगा, ध्यान से याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें से कौन सा कथन आपके सही है। संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है, ऐसा नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। अगर सरकार आपका जो प्रस्तावना है उसे लागू नहीं करती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना को विधायिका की शक्ति का स्रोत माना जाता है, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। प्रस्तावना संशोधित है, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है जो इसकी मूल विशेषता को प्रभावित करे, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें केवल आपके सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए। अभी अपने देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है लोकसभा चुनाव के लिए, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। आदर्श आचार संहिता वैधानिक है, ये वैधानिक नहीं है, ठीक है, ये वैधानिक नहीं है। तो ये आपके हो जाएगा, एक वाला हो जाएगा गलत, ठीक है। ये क्या है कि आदर्श आचार संहिता से तात्पर्य होता है कि राजनीतिक दलों की सहमति से भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के एक समूह है जो वैधानिक नहीं है, जो वैधानिक नहीं है, ठीक है। ना तो वैधानिक है ना तो संवैधानिक है, ध्यान रखिएगा। आदर्श आचार संहिता से तात्पर्य राजनीतिक दलों की सहमति से भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के एक समूह से है, तो बिल्कुल ठीक है। एक गलत है, दो आपके सही है। उसके बाद 3 है कि यह किसी राज्य विधानसभा के निर्धारित समय से पहले भंग होने पर कार्यवाहक सरकार पर लागू होती है, तो ए पॉइंट आपका ठीक है। तो पूछा है सही, पहला आपके गलत था, 2 और 3 क्या है, सही है। आप लोग आदर्श आचार संहिता के बारे में अच्छा से पढ़ के जाइएगा, ठीक है कि उच्चतम न्यायालय के तदर्थ, इसे बोलते हैं एडहॉक, न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, तो बिल्कुल ठीक है। एक तदर्थ न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
नियुक्ति के लिए योग्यता होनी चाहिए, ये भी ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय तभी करता है जब उच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति की कमी होती है। तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। उसके बाद अगला है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के समय केवल, फिर से आ गया केवल, फिर से देखिए, उच्चतम न्यायालय तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के समय केवल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होती है। तो आपकी सहमति आवश्यक होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 वाला गलत हो जाएगा और 1 और 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे दोबारा पढ़िए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है। तो देख लीजिए, मौलिक अधिकार को, ऐसा कुछ भी नहीं है, मौलिक अधिकार को नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव एवं चुनाव की पद्धति, इसमें संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति आवश्यक है, आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये भी आपके ठीक है। अगला है कि 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ये आपके गलत है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ये आपके ठीक है। तो इसमें ठीक कौन कौन हो जाएगा, 2, 3, 5, 2, 3, 5। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि 6ठी अनुसूची, जो 6ठी अनुसूची है, इसमें क्या है, तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में लिखा गया है 6ठी अनुसूची में। ठीक है, इसमें क्या है कि संसद की खाली जो आपकी बहुमत है उसकी ज़रूरत होती है, संसद की साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, ना कि विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट है कि पंचायत अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं। तो देख लीजिए, ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, शराब के उत्पादन, आवासन और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है, स्थानीय विवादों का समाधान करने का भी अधिकार दिया गया है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि भूरिया समिति इसका संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है, इसका भी जो आपके संबंध है पंचायत से ही संबंध है। ठीक है, ये जो आपके पंचायत अधिनियम 1996 है, इसे कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा पेशा अधिनियम 1996। क्या लिखा मिलेगा, पेशा अधिनियम 1996। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि संसद के किसी सदस्य के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। संसद के सत्र के दौरान सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को दीवानी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो देखिए, दीवानी मामले में गिरफ्तार किया नहीं जा सकता है, केवल फौजदारी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। संसद के सत्र के दौरान लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को फौजदारी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, दोनों आपके गलत है, कोई भी आपके सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। इतना ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपके दीवानी मामला है, संसद के
स्थगन के 40 दिन पहले तथा स्थगन के 40 दिन बाद तक तथा सदन के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है दीवानी मामले में। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो दीवानी मामले में आपको लोकसभा और जो राज्यसभा के मेंबर हैं उन्हें गिरफ्तार करना संभव ही नहीं है। अगला पॉइंट है कि संविधान के किन प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो किसे स्थगित किया नहीं जा सकता है, तो देख लीजिए। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, इसे किया जा सकता है। तो 1 और 2 को नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। निर्वाचन आयुक्त, ध्यान रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बोल रहा, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखिएगा जो चुनाव संबंधित प्रक्रिया है उसका उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 के बीच किया गया है। संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संविधान का के कार्य है? तो कौन आपके संविधान का कार्य है? तो देख लीजिए, यह मूल नियमों का एक ऐसा समूच प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है, पूछा है सही, तो सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। अनुसूची और उपबंध, तो इसमें है चौथी अनुसूची, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। छठी अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके गलत है। जो छठी अनुसूची है इसमें 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। ये जो बताया गया है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है, ये पॉइंट आपका ठीक है। आपसे अगर पूछेगा कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है, तो बोलिएगा 10वीं अनुसूची में। कब लाया गया है, तो आप सभी को पता होगा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। तो इसमें गलत कौन है? इसमें 2 गलत है, 1 और 3 क्या है? सही है, सही पूछा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल मंगल ग्रह के परिक्रमण काल से अधिक है, तो ये आपके गलत है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। बुध, शुक्र तथा शनि ग्रह अधिक घनत्व वाले हैं, तो आपके ये गलत है। यहाँ पर समझिएगा, जो आपका शनि है, शनि आपके ये कम घनत्व वाला है, ना कि अधिक घनत्व वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 3 आपके गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि कौन कथन आपके सही नहीं है, तो 1 और 3 आपके सही नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारत में आने वाले भूकंपों के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देखिए, लातूर का भूकंप वर्ष 1993 में आया था, यह क्षेत्र प्रायः भूकंप मुक्त है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, जो लातूर में भूकंप आया था 1993 में आया था, ये पॉइंट आपका ठीक है। उसके बाद है कि लातूर के भूकंप का कारण जलाशय जनित चट्टानी दरार थी, तो ये पॉइंट आपका
गलत है। तो क्या था, तो भारतीय प्लेट का खिसकना या भ्रंशन में पड़ने वाले दबाव के कारण जो है आपके भूकंप आया था। कोयना बांध क्षेत्र के भूकंप का कारण भारतीय प्लेट का खिसकना था, ये आपके गलत है, ये उल्टा होगा। कारण क्या था, जलाशय जनित चट्टानी दरार था इसका कारण, सी का। ठीक है, तो दोनों उल्टा कर दिया है, तो बी और सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा भी था कि कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो बी और सी आपके सही नहीं है, जबकि ए क्या है आपके सही है। ठीक है, ए आपके सही है। साथ ही ध्यान रखिएगा जो कोयना बांध है, इस क्षेत्र में जो भूकंप आया था, कब आया था, 1967 में। कब आया था, 1967 में आया था, 1967 में, इतना याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो देख लीजिए मैदान के प्रकार और प्रमुख मैदान, तो देख लीजिए संरचनात्मक मैदान, ये जो आपके कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि क्षेत्र में है। अपर्दन जनित मैदान, ये आपके पश्चिम साइबेरिया के मैदान में है। निक्षेप जनित मैदान, ये आपके उत्तर पश्चिम यूरेशिया का मैदान है। डेल्टाई मैदान सुंदर वन का मैदान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवनों के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। बालू से निर्मित टीले कटक और छोटी पहाड़ी के रूप में होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। बरखान एक बालू का टीला है जो गोलाकार रूप का होता है, तो ध्यान रखिएगा ये गोलाकार नहीं होता है, तो कैसा होता है, तो अर्धचंद्राकार होता है, तो बी आपके गलत हो जाएगा। रेतीले धरातल पर परवलिक वालुका टिब्बे पाए जाते हैं, यहाँ आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है, तो ठीक है। अनुदैर्घ्य टीले पवन की समानांतर दिशा में दूर तक फैले रहते हैं, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं, इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होती है, तो बिल्कुल ठीक है। समानांतर अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्त करते हैं, ये भी ठीक है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। सर्वाधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। इसमें गलत कौन है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा गलत। अगला पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा ऐसे कारक महासागरीय तल के तापमान वितरण को प्रभावित करता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, तो देखिए महासागरीय धाराएं तो करता है, उसके बाद है देशांतर, ये नहीं करता है। इससे समय मापते हैं हम लोग, और डेट मापते हैं 0 से समय, और 180 से तिथि मापते हैं। 180 डिग्री देशांतर से तिथि मापते हैं। उसके बाद है सनातन पवने, ये ठीक है। अगला पॉइंट है कि स्थल एवं जल का असमान वितरण, ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। मृदा निर्माण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं चलती रहती है, तो बिल्कुल ठीक है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थ से होता है, ये भी ठीक है। मृदा निर्माण या मृदा जनन केवल अपवर्तन कार्य पर निर्भर करता है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। आपको बताएं कि जैसे ही केवल आ जाए तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाना चाहिए, तो क्या है 3 वाला हो जाएगा आपका गलत। और आपसे पूछा है गलत ऑप्शन ही कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि गहन निर्वाह कृषि के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। ठीक है, इसे विचार कर लीजिए।
और इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन आपके सही नहीं है, कौन सा कथन आपके सही नहीं है। तो देख लीजिए, गहन कृषि में यह कृषि दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में की जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। इस कृषि में प्रति इकाई कम उत्पादन, गलत, प्रति इकाई ज़्यादा उत्पादन, किंतु प्रति कृषक उत्पादन अधिक होता है, तो ये आपकी गलत है ना। अगला पॉइंट है कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में केवल गेहूं का मुख्य रूप से उत्पादन होता है, तो ये भी आपकी गलत है। जैसे ही केवल आ जाए आपका दिमाग अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी एक सही है, 2 और 3 क्या है, गलत है। अगला है कि चावल प्रधान तथा चावल रहित कृषि में केवल सिंचाई कार्य को लेकर अंतर पाया जाता है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ठीक है, चावल प्रधान तथा चावल रहित गहन कृषि में केवल सिंचाई कार्य को लेकर अंतर पाया जाता है, तो बिल्कुल ठीक पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन कौन हो जाएगा, 2 और 3 आपके गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि एशिया महाद्वीप के जलवायु के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और इनमें असत कथनों की पहचान करना है कि कौन सा कथन आपके गलत है। एशिया के जलवायु को पूर्व से पश्चिम में फैले पर्वतीय अवरोध तथा यूरोप के साथ खुली सीमा मुख्य रूप से प्रभावित करती है, तो बिल्कुल ठीक है। शीत ऋतु में एशिया के आंतरिक भाग समान रूप से ठंडे हो जाते हैं, तो समान रूप से नहीं, असमान रूप से ठंडे होते हैं, ठीक है। कहीं पर ठंडा ज़्यादा, कहीं पर नहीं, ठीक है। तो बी वाला क्या हो जाएगा, आपके गलत हो जाएगा, बी आपके गलत हो जाएगा। उत्तर पूर्वी साइबेरिया में वर्खोयांस्क उत्तरी गोलार्ध पर सबसे ठंडी स्थान है, तो ठीक है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिनराम है, तो ये एशिया में है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। कहाँ पर है, भारत के मेघालय राज्य में है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा असमान, क्या हो जाएगा, असमान रूप से ठंडे हो जाते हैं, ना कि समान रूप से। समान मतलब कि हर जगह ठंडा एक जैसा होता है क्या, सभी जगह सेम डिग्री टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं है। असमान, कहीं पर 5 डिग्री है तो कहीं माइनस डिग्री है, माइनस में है तो कहीं पर 0 में है, कहीं पर आपके प्लस में है ना। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी, तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इंडियन प्लेट का स्थानांतरण उत्तर दिशा में हुआ, ये भी ठीक है। इंडियन प्लेट तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जुड़े हुए थे, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ, तो ये पॉइंट आपका गलत है। देखिए जो आपके गोंडवाना प्लेट या इंडियन प्लेट और यूरेशिया या कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा अंगारा प्लेट के टक्कर से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है, तो ये पॉइंट आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा है गलत आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बाकी तीनों क्या है, सही है। पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना भाग क्या है, तो बताइएगा भारत का प्रायद्वीप। क्या बताइएगा, प्रायद्वीप। देखिए सवाल आ गया प्रायद्वीप से। तो प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो देख लीजिए कौन आपके सही सुमेलित है। उत्तर पश्चिम विस्तार जो आपके प्रायद्वीपीय पठार है उसका कहाँ तक है, दिल्ली कटक तक है। पूर्वी मेघालय पठार तक है। दक्षिण इलायची पहाड़ी तक है। पश्चिम काडम पहाड़ी तक है, ये आपकी गलत है। ये क्या है, गलत है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मानसून के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है, तो ये ठीक है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत के पठार के ऊपर वायु गर्म हो जाती है, तो ये पॉइंट आपके गलत है। तिब्बत के पठार के ऊपर वायु ठंडी हो जाती है, ना कि गर्म होती है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि तिब्बत के पठार के समीप की वायु क्या होती है, गर्म होती है।
ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीप पर भूमध्यसागरीय जेट धाराओं का प्रभाव होता है, तो ये आपके पॉइंट गलत है। तो इसमें सही केवल एक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। काली मृदा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कीजिए। और इसमें असत कथन को ढूंढना कि कौन सा कथन आपके गलत है। इन मिट्टियों में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो बिल्कुल ठीक है। इनमें मैग्नीशियम पोटास आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये मिट्टियाँ उत्तरी मैदानी भाग में पाई जाती है, तो गलत बात है। ये दक्कन के पठारी भाग में पाया जाता है, तो इसमें गलत कौन है, तो 3 आपके गलत है और आपसे असत आंसर पूछा गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं, तो देख लीजिए। जल संरक्षण और कृत्रिम पुनः भरण किया गया है। भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना, ये तीनों काम किया गया है जल क्रांति अभियान के तहत, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो आप लोग विचार कर लीजिए और ढूंढना कि इसमें से कौन आपके सही नहीं है। फलीदार फसल होने के कारण दालें वायु से नाइट्रोजन ग्रहण कर भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तो ठीक बात है, बढ़ाती है। दालों कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है वो आपके चावल है, जबकि दाल का जो दाल आपके प्रोटीन ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत है, तो 2 वाला आपके गलत हो जाएगा। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता व उत्पादक देश भारत है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें सही कौन नहीं, केवल आपके 2 आपके सही नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि वैश्विक जोखिम धारण सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सिंपल याद रखना है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो आप लोग विचार कर लीजिए। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो हाँ, एक संवैधानिक निकाय है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है ना। तो इसमें सही कौन है, तो केवल एक आपके सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए टैक्सोनों को उनके सही वर्ग के पदानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कर लीजिए। ये सबसे पहले आपके जगत होगा, उसके बाद आपका प्रभाग होगा, प्रभाग के बाद आपका वर्ग होगा, वर्ग के बाद गण होगा, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश और वंश के बाद आपके जाति हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, क्यों अपवाद हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे ही किसी ये आपके सजीव में पहुंचता है तो आपके जैविक हो जाता है। नेक्स्ट है कि विभज उत्तक के संदर्भ में निम्न में से असत कथन कौन सा है, इसमें से जो है गलत कथन आपके कौन सा है, तो देख लीजिए। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं लचीली होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति है क्या है, पतली एवं लचीली होती है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। इसमें पाए जाने वाला जीव द्रव पतला होता है, तो इसमें जो पाए जाने वाला आपका जीव द्रव है वो पतला नहीं होता है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। इनमें कोशिकाओं के मध्य अवकाश नहीं पाया जाता है, तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें गलत कौन है, इसमें केवल 2 ऑप्शन आपका गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि आपके जो जीव द्रव है वो याद रखिएगा, ये पतला नहीं होता है, ये आपके जीव द्रव गाढ़ा होता है, संघन होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि मेंडल के आनुवांशिकी के प्रयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। और इसमें जो है कौन सा कथन आपके सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। मेंडल ने 1857 ईस्वी में ब्रून के चर्च में 7 जोड़ी विपार्योसी लक्षणों का चयन कर मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे, ये ठीक है। मेंडल के नियम की पुनः खोज हुगो डी ब्रिज, कॉर्ल कोरोन्स एवं सैरमार्क ने वर्ष 1900 में की थी, ये भी पॉइंट आपका ठीक है, दोनों ठीक है। उसके बाद है कि वंशागति के नियमों का सर्वप्रथम प्रतिपादन वाल्टर सटन ने किया था, ये आपके गलत है और आपसे गलत पूछा है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखना है कि जो वंशागति के नियमों का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था, ना कि वाल्टन सटन के द्वारा किया गया था। अगला है कि जैव विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और इसमें से ढूंढना है कि कौन सा कथन आपके गलत है, कौन सा कथन आपके गलत है। तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। यह जटिल संरचना से सरलतम संरचना वाले जीवों के विकास का क्रमिक तीव्र एवं निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्रमिक तीव्र नहीं होगा, यहाँ पर होगा अत्यंत धीमी एवं निरंतर चलने वाला क्या है, एक प्रक्रम है। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए बीच में यहाँ पर डाला गया है, यहाँ पर होना चाहिए था अत्यंत धीमी और यहाँ पर डाल दिया गया है तीव्र, ठीक है। तो ए आपके गलत हो जाएगा एक वाला। उसके बाद अगला समझिए, यह वर्गीकरण पद्धति के विभिन्न समूहों या टेक्सोनों में अंतर संबंध स्थापित करता है, तो ठीक है। जीव जगत के वंश वृक्ष साइनोबैक्टीरिया निम्नतम स्तर जबकि मानव उच्चतम स्तर धारण करते हैं, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। इसमें गलत कौन है, तो इसमें केवल आपका एक ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भोजन के घटकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपके असत्य है, इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है, तो देखिए कौन सा कथन आपके गलत है। गेहूं, चावल, बाजरा, आलू आदि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, बिल्कुल ठीक है। राजमा, मूंग, मटर जैसी दालें, दूध एवं अंडे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रोटीन के स्रोत हैं, है ना। तो आपके 2 गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि खाद्य तेल एवं मखाना के वसा के प्रमुख स्रोत हैं, ये भी ठीक है। प्राय सभी प्रकार की सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवण प्रदान करती है, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। इसमें गलत कौन हो जाएगा, तो 2 वाला आपके गलत हो जाएगा, तो देखिए केवल 2, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट है कि पादपों में पर्ण की आकारिकी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपके सही है, इसमें से कौन सा कथन आपके सही है, तो देख लीजिए। एक बीजपत्री पादपों में समानांतर दिशा विन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्रियों में जालिकाव्रत सिरा विन्यास पाया जाता है। प्याज और लहसुन में गुद्देदार पत्तियों में भोजन का संचय होता है, तो ठीक है। कैक्टस एवं नागफनी में पर्णशूल में रूपांतरित हो जाता है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें देखिए सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। इसमें जो है रोगवाहक और संबंधित रोग, क्विलेक्स मच्छर के कारण जो है हाथी पाँव रोग होता है। सीसी मक्खी से जो है ये आपके होता है ट्रिपेनोसोमा होता है। बालू मक्खी से कालाजार होता है। पिस्सू से आपके प्लेग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है, इसे कर लीजिएगा VVI, ठीक है। अगला पॉइंट है सूची 1 वाला नहीं है, ये आपके है निम्न कथन 1 ए और कारक आर, मतलब इसमें कथन ए है और कारक आर है, तो दोनों को पढ़ना है और इसमें देखना है कि कथन जो आपका आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं करना है, तो इसे पढ़ लीजिए।
वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को, चाहे वे अणु के किसी भी स्रोत से हो, इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। डीएनए के टुकड़े में रेसिस्ट्रक्शन, एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो इसमें देखिए जो आर है ना, ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो दोनों आपके सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है, यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटे वस्तु रखी हो तो यह किनारे पर मुड़ जाती है, तब इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? तो इसे बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोला जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है? तो इसमें होता है प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरण होता है। अगला पॉइंट है कि फिर से आ गया कथन वाला, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो पढ़ लीजिए कथन ए और आर को। कथन ए है कि अर्धचालकों का मादन करने पर इनकी चालकता बढ़ती है। अर्धचालकों का मादन मतलब मिलावट, मिक्स करने पर इनकी चालकता बढ़ती है, तो बिल्कुल ठीक है। मादन करने से अर्धचालकों का ताप बढ़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, उसका ताप बढ़ता नहीं है। तो इसमें देखिए ए सही है जबकि आर गलत है, तो सिंपल देख लीजिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि तड़ित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। धरती के निकट संचित धनात्मक आवेशों तथा बादलों के निचले किनारे पर संचित ऋणात्मक आवेशों के मिलने से प्रकाश की चमकीली धारियों तथा ध्वनि के रूप में तड़ित उत्पन्न होती है। जो आसमान में बिजली चमकता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सिंपल बात है, आपके नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलते हैं, उस कारण से आवाज़ निकलता है, ठीक है। तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है, तो ठीक बात है। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों से पृथ्वी के बीच हो सकती है, तो बिल्कुल ठीक है। भवनों को तड़ित के प्रभावों से बचाने के लिए तड़ित चालक नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सही बात है। आप लोग देखिएगा छत पर जो है एक लोहे का रड डाला जाता है, ताकि जो अगर बिजली चमके तो उसके माध्यम से उसका जो पावर है धरती के अंदर चला जाए, ठीक है। तो बोला गया है सत्य, तो सारे के सारे कथन क्या है इसमें? सत्य है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए। धूमकेतु पर्यावरणीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ठीक पॉइंट है। उसके बाद है कि हेलेका हेली धूमकेतु 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई पड़ता है, ये पॉइंट आपका ठीक है। उल्का को शूटिंग स्टार या टूटता तारा भी कहते हैं, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। पहला आपके अचुंबकीय, पहला है अचुंबकीय, क्या है इसमें? तो मिट्टी अचुंबकीय है। मैग्रेस ये क्या है? तो यूनानी है। उसके बाद है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट क्या है? तो प्राकृतिक चुंबक है। चुंबकीय ये क्या है? कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऐसे कथन आपके सत्य है? तो सारे को ध्यान से पढ़ लीजिए। इनमें विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। इनमें कुंडली को गर्म लौह करोड़ पर लपेटा जाता है, ये भी ठीक है। इनकी शक्ति अधिक होती है, ये भी ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके इसमें ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।